हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम 2024 के जून के जो क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। सो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इन एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है सो दैट इस बार जो दिसंबर का अटेम्प्ट होगा उसमें आपको ये क्वेश्चंस काफी हेल्प कर जाए। So let's get started with the lecture guys and let's see the first and foremost question कि हमें क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, रिपेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वो मिसमैच रिपेयर में आते हैं, इंक्लूडेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक एक्सपेरिमेंट में आपने यहाँ पर क्या किया कि एक निक्ड सर्कुलर डीएनए को लिया जिसके पास सी सी मिसमैच है। मतलब हमें पता है सी के सामने जी आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, इसमें यहाँ पर क्या है सी सी का मिसमैच है, यानी कि मुझे यहाँ से सी को हटा के जी लाना पड़ेगा। तो ये मिसमैच है जिसके लिए मुझे मिसमैच रिपेयर चाहिए। और ये जो मिसमैच है वो स्पेसिफिकली कहाँ हो रहा है, PST1 की साइट पे हो रहा है। PST1 क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिनकी खासियत ये होती है कि ये स्पेसिफिक साइट पे ही जाके कट करते हैं और ये सिर्फ तभी कट करेंगे जब इनकी स्पेसिफिक साइट प्रॉपर है। जैसे कि अब यहाँ पर C to C पेयरिंग हो चुकी है यानी कि मिसमैच रिपेयर है, तो इस कंडीशन में वो कट नहीं करेंगे। कट सिर्फ ये तभी करेंगे जब इनका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट अवेलेबल हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसपे कहीं पे तो निक लगा हुआ है, आप देख सकते हो एक कट लगा हुआ है और C to C पेयरिंग हो रखी है, तो मिसमैच हो रखा है जो कि PST1 साइड पे है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मिसमैच रिपेयर कराया और ये कोशिश करें कि रिपेयर करके जो ये मिसमैच है इसे हटा दे और PST1 की साइट जो है वो रीजनरेट कर दे, यानी कि इस जगह को वापस से नॉर्मल कर दे। फॉर द इंक्यूबेशन द रिजल्टिंग डीएनए वर डाइजेस्टेड। एक बार जब डीएनए वापस से नॉर्मल हो गया तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, नॉर्मल होने के बाद इन्होंने PST1 और SCA1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आके कटिंग कर देंगे इस डीएनए की। और उसके बाद जो भी इन्हें फ्रेगमेंट्स मिले वो इन्होंने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करा दिए हैं। वो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स इन्हें जो भी मिलेंगे वो रन करा दिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर यहाँ पर रिपेयर हो चुका है दोस्तों तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, PST1 आकर कट करेगा यहाँ पर और SCA1 आके यहाँ पे कट कर देगा। और इस कंडीशन में हमें फ्रेगमेंट का कितना मिलेगा, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक फ्रेगमेंट मिल जाएगा दैट इज 1.1 KB का, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ्रेगमेंट मिल जाएगा दैट इज 1.8 KB का। तो हमें दो फ्रेगमेंट मिलेंगे। वहीं अगर ऐसा हो गया कि ये मिसमैच नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से और यहाँ पर हमने SCA1 और PST1 एंजाइम्स डाल दिए, तो इस कंडीशन में यहाँ पर मिसमैच रहेगा तो PST1 तो कट कर नहीं पाएगा, सिर्फ SCA1 एंजाइम आके कट कर पाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये SCA1 आके कट कर देगा और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट सर्कुलर था इसे लीनियर कर देगा। लेकिन उस कंडीशन में हमें 2.9 KB का सिर्फ एक लीनियर फ्रेगमेंट मिल जाएगा। 1.8 + 1.1 इज 2.9 KB का हमें मिल जाएगा। अब इस कंडीशन में इन्होंने आपको अलग अलग कंडीशंस दी है, जैसे कि कभी कभी इन्होंने पॉल डेल्टा डाल दिया, कभी कभी इन्होंने EXO1 डाल दिया, कभी कभी इन्होंने RAD27 डाल दिया, कभी कभी इन्होंने MSH2 और 6 डाल दिया। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें जब इन्होंने कोई भी एंजाइम नहीं डाला तो इस कंडीशन में तो इन्हें 2.9 KB का जो सर्कुलर डीएनए वो मिल रहा था। फॉर एग्जांपल इसका बैड भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। जब इन्होंने यहाँ पर पॉल डेल्टा EXO1 और MSH26 डाला तब इन्हें यहाँ पर करीब करीब 1.8 और 1.1 KB का फ्रेगमेंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर मिसमैच रिपेयर हो गया होगा और यहाँ पर PST1 एंड SCA1 ने आके कट कर दिया होगा। इस कंडीशन में जब यहाँ पर सिर्फ यही दो प्रेजेंट है तब हमें 2.9 KB का फ्रेगमेंट मिला, यानी कि यहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट कंडीशन में जब इन्होंने इन तीन चीजों को डाला तभी भी यहाँ पर रिपेयर हो गया और इस कंडीशन में यहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ। रिपेयर हुआ नहीं हुआ मैं सिर्फ फ्रेगमेंट्स देख के बता सकती हूँ, क्योंकि रिपेयर हुआ होगा तो यहाँ पर जो दो एंजाइम्स है दोनों आके कट कर पाएंगे और मुझे दो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। और वहीं अगर यहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ होगा तो मुझे सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट मिलेगा 2.9 KB का। अब यहाँ पर हमें रिपेयर कब कब मिला, फर्स्ट कंडीशन में मुझे रिपेयर मिला जब मैंने पॉल डेल्टा EXO1 और यहाँ पर MSH2 एंड 6 डाला था, और मुझे रिपेयर एक कंडीशन में मिला जब मैंने पॉल डेल्टा उसी के साथ साथ RAD27 और MSH
2 और 6 डाला। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले बोल रहा है MHC2 6 कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों बार जब जब MHC6 और 2 आया तब रिपेयर हुआ है, तो ये रिपेयर के लिए चाहिए, मुझे तो सही लग रहा है। पोलो एंड MHC2 6 कॉम्प्लेक्स आर नेसेसरी फॉर द रिपेयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट थे, जब भी रिपेयर हो रही थी तब ये दोनों प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर ये दोनों मेरे को चाहिए ही चाहिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये दोनों चाहिए ही रिपेयर के लिए। EXO1 and RAT27 are redundant to each other for the repair of CC mismatched DNA। कि EXO1 और RAT27 को एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करना पड़ता रिपेयर के लिए। सही बात है, क्योंकि जब EXO1 इन दोनों के साथ आया तो उसने भी रिपेयर कराया, और जब RAT27 इन दोनों के साथ आया तो इन्होंने रिपेयर कराया। तो इसका मतलब है कि ये इस दोनों के साथ मिलके और ये इन दोनों के साथ मिलके रिपेयर करा सकता है। इन दोनों का एक दूसरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही है। पोलो एंड MSH2 and 6 आर सफिशिएंट फॉर द रिपेयर। नहीं, ये दोनों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब मैंने इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ डाला था तो रिपेयर नहीं हुआ था, यानी कि इन दोनों की तो जरूरत है ही है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ तो RAT27 चाहिए या EXO1 चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन था ये, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके आराम से 4 मार्क्स बन जाएंगे CSR के पेपर में। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर होमोलॉगस रिपेयर की बात चल रही है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक यूनिफॉर्मली लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक यूनिफॉर्मली लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपने फॉस्फेट से लेबल कर दिया है। यहाँ पर एक डीएनए है जिस डीएनए पे डबल स्ट्रैंडेड कट लगा हुआ है, ठीक है। होमोलॉगस रिपेयर मुझे कराना है, इसके ऊपर डबल स्ट्रैंडेड कट लगा है। मैंने इस कंडीशन में RAD51 प्रोवाइड किया है, RPA प्रोवाइड किया है, ATP प्रोवाइड किया, और एक नॉन हाइड्रो जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता उस तरीके का मैंने एक ATP का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, लेकिन वो टूट नहीं सकता। इस कंडीशन में मुझे 3 स्ट्रैंड एक्सचेंज चाहिए, यानी कि होमोलॉगस रिपेयर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। और इसके बाद एक बार जब रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद मैंने EcoR1 को भी ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी कराई है, सेम जैसे हमने पिछली बार सिचुएशन में किया था। यहाँ पर जो ये नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके पास 2 EcoR1 कटिंग साइट प्रेजेंट है, एक तो ये रही और एक ये रही। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिल्कुल प्रॉपर है तो EcoR1 2 जगह पे कट कर सकता है और हमें 1 kb, 4 kb और 2 kb के फ्रेगमेंट प्रोवाइड करा सकता है। शर्त यह है कि दोनों के दोनों डीएनए ऑब्वियसली बात है पूरे कंप्लीटली रिपेयर्ड हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, मैं यहाँ पर अब रिपेयर करवा रही हूँ, होमोलॉगस एक्सचेंज का जो रिपेयर है वो मैं करवा रही हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रही हूँ डिफरेंट टाइम के लिए। अब अगर यहाँ पर रिपेयर होता है तो उस कंडीशन में मुझे 3 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, 1 kb, 4 kb और 2 kb के। तो हमने यहाँ पर RAT, RPA और ATP जब प्रोवाइड किया 60 मिनट्स के लिए, तो मुझे 4 kb, 2 kb और 1 kb का फ्रेगमेंट मिला है, यानी कि यहाँ पर रिपेयर हुआ होगा। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, इस कंडीशन में मेरे को कोई फ्रेगमेंट्स नहीं मिले, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि रिपेयर इन कंडीशंस में नहीं हुआ होगा। इन कंडीशन में मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या मिला, सिर्फ 1 kb का फ्रेगमेंट मिला। तो हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पर जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, सिर्फ इतना हिस्सा रिपेयर हुआ होगा स्टार्टिंग वाला, जिसकी वजह से मुझे 1 kb का यहाँ पर फ्रेगमेंट मिल गया। इस कंडीशन में जब मैंने 30 मिनट्स के लिए चीजें प्रोवाइड की थी तो मुझे यहाँ पर 4 kb और 1 kb का फ्रेगमेंट मिला। तो हो सकता है यहाँ तक का जो डीएनए है वो 30 मिनट में सिर्फ यहाँ तक का डीएनए रिपेयर होता होगा। और जब मैंने 60 मिनट के लिए तीनों चीजें प्रोवाइड की तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है तब तक पूरा डीएनए रिपेयर हो गया हो। और जब मैंने 90 मिनट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया तो भी मुझे तीनों फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, और इस कंडीशन में मुझे 2 kb का फ्रेगमेंट बहुत ज्यादा मोटा मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, जब भी मैंने RAD51, RPA और ATP प्रोवाइड की है, इन तीनों ही कंडीशन में रिपेयर हो रहा है। जब मैंने इन तीनों को साथ में प्रोवाइड किया तो रिपेयर हो रहा है।
तो मुझे पता चल गया कि ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है रिपेयर के लिए। नेक्स्ट थिंग मैंने देखा, जब 10 मिनट के लिए प्रोवाइड किया, 30 मिनट के लिए प्रोवाइड किया, तब रिपेयर जरूर हो रहा है, लेकिन रिपेयर जो है वो पूरे डीएनए का नहीं हो पा रहा। पूरे डीएनए का रिपेयर 60 मिनट्स में हो पा रहा है, तभी मुझे तीनों डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन जो है वो आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें। तो क्वेश्चन बोल रहा है आरएडी रिक्वायर्स एटीपी हाइड्रोलाइसिस फॉर स्ट्रैंड एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आरएडी को मैंने एटीपी के साथ प्रोवाइड किया, तब उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैंड्स मिल रहे हैं और रिपेयर हो रहा है। जब मैंने नॉन हाइड्रो जो ऐसा एटीपी ऐड किया जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में मुझे कोई बैंड नहीं मिला, जबकि मैंने आरपीए और आरएडी दोनों प्रोवाइड किए हैं। यानी कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैंड एक्सचेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ आरपीए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी मैंने आरपीए नहीं डाला है, यहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ है और मुझे फ्रेगमेंट्स नहीं मिले। तो मतलब आरपीए भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर काम करने के लिए। द रेट ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज इज 7 kb पर आवर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स में पूरा का पूरा रिपेयर हो पा रहा है। तो ये जो पूरा रिपेयर है या फिर स्ट्रैंड एक्सचेंज है, इसको होने में 1 घंटे लगते हैं, तब वो 7 kb का, क्योंकि ये पूरा डीएनए 7 kb का है, तो सेकेंड 7 kb का रिपेयर हो जाता है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है तो पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन इज इन द 3' to 5' डायरेक्शन। नहीं, ये जो ऑप्शन है ये जनरलाइज्ड ऑप्शन है, ये आप इसको देख के नहीं बता सकते, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से होनी चाहिए कि जब यहाँ पर जो है रिपेयर होता है, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रैंड इन्वेजन होता है वो यहाँ पर 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। 5' से 3' डायरेक्शन में स्ट्रैंड इन्वेजन होता है, ना कि 3' to 5'। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो ये 2 क्वेश्चंस थे CSIR के, जो बेसिकली रिपेयर सिस्टम से रिलेटेड थे, और यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन जो थे वो RDT से रिलेटेड थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि CSIR आजकल किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपको इन सेशन से हेल्प मिल रहा होगा। अगर आप मेरे साथ पूरी तैयारी करना चाहते हैं MSc और PhD एंट्रेंसेस की, तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।